ये खबर है कि इजराइल ईरान पर फिर हमला कर सकता है और ये हमला इस बार घातक होगा। इस बीच ईरान और इजराइल के बीच तनाव के बीच हिजबुल्लाह का जो नया चीफ बना है उसने भी धमकी दी है इजराइल पर हमला करने की। तो लगातार ईरान पर फिर हमला कर सकता है इजराइल, ये अब खबर है। और नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है, चेतावनी दी है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकेंगे। ईरान में कहीं भी हमला करने में सक्षम है इजराइल। इससे पहले भी इजराइल ने हमला किया था ईरान पर और सैन्य ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया गया था। और उसके बाद अब एक बार फिर से इजराइल ने कहा कि हम फिर से हमला करेंगे और ईरान में हम कहीं भी हमला करने में सक्षम है। तो ईरान और इजराइल युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर और ये तनाव लगातार बना हुआ है, बरकरार है और भी बढ़ता जा रहा है। दोनों पक्षों से ललकार, दोनों पक्षों से चेतावनी, बयान जारी हो रहे हैं और फिर उसके बाद मिसाइल अटैक किए जाते हैं। आपको याद होगा 5 अक्टूबर को जब ईरान ने मिसाइल अटैक किया था इजराइल पर, उसके बाद से इजराइल कहता रहा कि हम ईरान पर ऐसा हमला करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। तो हाल ही में इजराइल ने हमला किया था सैन्य ठिकानों पर, लेकिन फिर उसके बाद इजराइल की तरफ से कहा गया कि ये तो ट्रेलर है, ये हमने पूरी पिक्चर नहीं दिखाई है, हमने अभी हमला किया कहाँ है, अब तो हम करेंगे हमला। तो अब जो हमला होगा वो बहुत घातक हो सकता है और वो तबाही लाने वाला हो सकता है। ईरान और इजराइल के बीच ये तनाव क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है और वो महायुद्ध क्या खत्म होगा कभी, क्योंकि ये पिछले 1.5 सालों से लगातार जारी है। जब से हमास ने हमला किया उसके बाद फिर हिजबुल्लाह लेबनान में हमला किया गया और उसके बाद हिजबुल्लाह चीफ को मारा गया, हमास चीफ को हानिया को मारा गया और हानिया को मारने के बाद फिर हिजबुल्लाह चीफ को मारा गया। तो ईरान ने फिर जवाबी हमला करते हुए इजराइल पर अटैक किया और फिर इजराइल ने अटैक किया ईरान पर। और इन सब के बीच लेबनान में लगातार तबाही मचा रहा है इजराइल। हिजबुल्लाह ने भी कई अटैक किए हैं इजराइल पर। तो दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है। वहीं धमकी भरे अंदाज में दोनों तरफ से बयान भी जारी किए जा रहे हैं। इस बीच हिजबुल्लाह का जो नया चीफ बना है उसने भी कहा कि हम इजराइल पर हमला करेंगे फिर से। और 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो तनाव है और ये अगर इजराइल हमला करता है फिर से तो वो कितना घातक होगा। विनोद दत्ता, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हैं और अनुज माथुर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। विनोद जी, जो हमला हाल के दिनों में इजराइल ने किया था, पलटवार किया था ईरान पर सैन्य ठिकानों पर, उसके बाद इजराइल ने कहा कि ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर आनी बाकी है। और इजराइल ये बार बार जोर देकर कहता रहा कि हम जब हमला करेंगे तो तारीख भी हम चुनेंगे, जगह भी हम चुनेंगे और वो हमला ऐसा होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। तो इस बार का क्या हमला आप मान रहे हैं कि पूरी पिक्चर होगी और उसके बाद क्या? बिल्कुल देखिए, इसराइल ने जो कहा वो आपने बिल्कुल उसका सही तर्जुमा किया है, क्योंकि इसराइल ने ये पहले ही साफ और वाज़ेह कर दिया था कि क्योंकि ईरान के ऊपर प्रेशर था, उधर आप हिजबुल्लाह के चीफ को आप ख़त्म कर चुके थे, हानिया का भी अंत हो चुका था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ के जो जन आवाम है उनका भी प्रेशर था कि साहब ईरान कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हालांकि ईरान इस युद्ध में एक प्रॉक्सी पावर की तरफ से की तरह से अपनी भूमिका निभा रहा था और जो उसका एक्शन बोर्ड था वो हिजबुल्लाह था और हमास को वो अपना इमदाद दे रहा था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ईरान के ऊपर प्रेशर था कि साहब वो इसराइल के ऊपर कोई अटैक करे और इसराइल भी ये इस बात की तवक्को कर रहा था कि ईरान कोई ना कोई अटैक करेगा। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से इसराइल ने भी एक रिटेलिएटरी अटैक किया और अभी जैसा उन्होंने कहा कि साहब ये अभी तो इब्तिदा है, ये ट्रेलर है और इसके बाद कैसे ये जो अटैक्स है, बिकॉज़ इसराइल अपने जो टारगेट्स हैं या जो अपने निशाने हैं, उनको अपने हिसाब से चुनता है और उनको चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो रिलीजियस लीडरशिप हो, चाहे वो कोई कम्युनिकेशन सेंटर्स हो या कोई इस तरह के ऑयल इंस्टॉलेशंस हो
न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे तो मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि इज़राइल अटैक करेगा, क्योंकि उसके जो परिणाम हैं वो बड़े भयावह हों। तो यकीनन ईरान एक बहुत खौफ में है जी, और इज़राइल इसकी बदस्तूर प्लानिंग कर रहा है। बिल्कुल। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, हालांकि जो नेतन्याहू ने बयान दिया, उस बयान में बहुत कुछ संकेत भी हैं कि हम परमाणु शक्ति बनने से रोकेंगे, परमाणु हथियार बनाने से रोकेंगे और हम कहीं भी हमला करने में सक्षम हैं। तो क्या ये जो अगला अटैक होगा, आपको लग रहा है कि न्यूक्लियर जो ठिकाने हैं, परमाणु ठिकाने हैं, उस पर हमला होगा? सुमित, देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि 26 अक्टूबर को इजराइल ने जो करना था उन्होंने कर लिया। अब आवश्यकता और मुझे लगता है जरूरत उनको है ईरान को कि उसके ऊपर कैसे रिटेलिएट किया जाए। सबसे जरूरी चीज, आप हमको ईरान के ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। ईरान क्या कर सकता है? आफ्टर ऑल उनके ऊपर हमला हो गया, 100 से ज्यादा हवाई जहाज जाकर के, फाइटर अटैक एयरक्राफ्ट जाकर के ईरान में उनका एयर डिफेंस को ध्वस्त कर करके और वहां पर नुकसान पहुंचा के वापस आ गए। रिटेलिएट करना पड़ेगा। उनके पास ऑप्शंस हैं 3-4। पहला ऑप्शन तो यह है कि पूरी ताकत के साथ इस हमले का जवाब दें और इसराइल के ऊपर पूरा बम्बार्डमेंट करें। उसका जो रेपरकशन होगा, देखिए, जब भी इसराइल कोई हमला करता है या कोई चीज करता है तो वो उसके बाद होने वाले जो उसके रेपरकशंस होते हैं, वो जो कॉन्टिंजेंसीज बनती हैं, उन तमाम को पहले से वॉर गेम करता है। उनके खिलाफ, उनसे बचने की या उनके खिलाफ एक्शन लेने की पूरी तैयारी करता है और उस एक्शन के लिए जो एसेट्स उनको चाहिए और कहां चाहिए उनको वहां पर मौजूद लगा देता है जी, और तब कहीं जाकर के वो लोग अटैक करते हैं। ये आर्मी का काम करने का तरीका भी ये है, लेकिन इसराइल इस मामले में बहुत ज्यादा आगे है। अब उन्होंने, इसराइल ने पूरे ऑप्शंस, तीनों चारों जो ऑप्शंस ईरान के पास हैं, उनको वॉर गेम करके रखा हुआ है। अब पहला ऑप्शन जो मैं बता रहा था वो ये है कि पूरा हमला, इसका बदला लें, लेकिन उसका एक बहुत सीवियर ठीक। काउंटर ऑफेंसिव आएगा और हो सकता है कोई और भी उसमें शामिल हो जाए। मेरा इशारा अमेरिका की ओर है। शायद अब दूसरा ऑप्शन उनके पास है कि वो, जैसे उन्होंने पहली बार अटैक हुआ था जब हानिये को मारा था, तो उसके बाद वो कहते रहे कि भाई हम हमला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उन्होंने कुछ किया नहीं। तो शायद इस बार भी वो अपनी इस प्रकार की वॉरफेयर, वर्बल वॉरफेयर करते रहे जी, अपने ठीक। लोगों को समझाने के लिए, और हमला करें या थोड़ा मामूली सा हमला करें, वो उनका तीसरा ऑप्शन है। तो मैं ये समझता हूं कि ठीक है। ईरान फिलहाल, एक मिनट सुमित जी, एक जी, मिनट, ईरान जो है फिलहाल पूरा फुल फोर्स के साथ हमला नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि यहाँ पर वॉर एस्केलेट होकर के इतनी हो जाए कि बाहर वाले इसमें शामिल हो जाए। लेकिन या इज़राइल की पूरी तैयारी है। हम एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, इज़राइल की पूरी तैयारी है और इज़राइल पर ईरान भी बड़ा हमला कर सकता है, ये भी खबर है। तो इज़राइल तो एक तरफ तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। 5 नवंबर से पहले बड़ा अटैक कर सकता है, क्योंकि 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। और ये खबर है कि 1 अक्टूबर से भी बड़े हमले की तैयारी में ईरान है। 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 मिसाइलें दागी थी। तो दोनों तरफ से ये चेतावनी जारी की गई, दोनों तरफ से धमकी है। इजराइल भी कह रहा है कि हमने जो 26 अक्टूबर को हमला किया था उससे भी बड़ा हमला करेंगे इस बार, परमाणु हथियार बनाने से रोकेंगे और कहीं भी हमला करने में हम सक्षम हैं। तो ईरान भी, खबर है कि 1 अक्टूबर को जो हमला किया था उससे भी बड़ा हमला कर सकता है, और वो 5 नवंबर से पहले। इस बीच इजराइल पर हमले की तैयारी में ईरान है, बड़े हमले की तैयारी में ईरान है। बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हो सकता है, ये बड़ी खबर है। बैलिस्टिक मिसाइल अपने आप में खतरनाक होते हैं और ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। इजराइल भी जो 26 अक्टूबर का हमला है उससे बड़े हमले की तैयारी में है। ईरान भी 1 अक्टूबर जो हमला किया था उससे बड़े हमले की तैयारी में है। और ये सब कुछ एक तारीख जो निकल कर आ रही है, 5 नवंबर। मैं विनोद दत्ता साहब से सवाल आपसे यही है कि 5 नवंबर की तारीख बहुत अहम हो जाती है। क्या ये सब कुछ 5 नवंबर से पहले एक दिशा मिल जाएगी कि ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है? क्योंकि इसके पीछे क्या अमेरिका कहीं न कहीं पर्दे के पीछे काम कर रहा है, और 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव, और उस चुनाव के लिए, उस चुनाव में ये मुद्दा जिंदा रहे, इस मुद्दे को हवा मिलता रहे, यही वजह है कि दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति थी। बिल्कुल, देखिए, ये जो चुनाव हैं और उसके जो नतीजे, अमेरिका के जो चुनाव है वो आएंगे, वो इसकी दशा और दिशा तय करेंगे।
क्योंकि आप ये देखिए, अमेरिका के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है जहां तक इजराइल का संबंध है। हम्म, क्योंकि आप देखिए, करीब 75 लाख यहूदी जो जूस है, वो वहाँ पे अमेरिका में है, और वो वहाँ की पूरी जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, वहाँ की जो इकोनॉमिक जो लैंडस्केप है, उसको डिक्टेट करते हैं, और उसको वो बिल्कुल अमेरिका का उस पर काफी निर्भर रहता है। तो अमेरिका नहीं चाहेगा, सरकार कोई भी आए, और वो नहीं चाहेगा कि साहब जो ज्यूज है उनको वो रफल किया जाए। और रही बात, अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं शासन में, तो यस, बिल्कुल चीजें मुख्तलिफ होंगी, और 5 नवंबर के बाद ही इस पे कोई डिसीजन होगा। तो जी 5 नवंबर की जो डेट है वो काफी अहमियत रखती है और काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसराइल ने भी अगर कोई बड़ा एक्शन लेना है तो वो उससे पहले लेगा। क्योंकि अगर कोई दूसरी सरकार आती है तो हो सकता है अमेरिका उस पर प्रेशर डाले, हम्म, और इसराइल को भी अभी क्योंकि इतना उसका खर्चा हो चुका है, वहाँ जो असला है या आर्मामेंट है उसकी भी काफी कमी देखने को आ रही है। तो इसराइल को भी अमेरिका की बात सुननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। जी तो इसराइल ये चाहेगा कि वो अपना जो कमिटमेंट है या अपना जो भी उसने डिसीजन लेना है, वो 5 नवंबर से पहले उसको अंजाम दे, क्योंकि उसके बाद शायद जिस तरह से इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे, ठीक है। वो डिक्टेट करेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। अनुज माथुर साहब, तो लेकिन यहाँ पर ईरान भी हमले की तैयारी में है। 5 नवंबर से पहले ईरान भी कह रहा है कि हम हमला करेंगे, और बड़ा हमला 1 अक्टूबर से जो हमला किया था उससे भी बड़ा हमला। इजराइल भी कह रहा है बड़ा हमला। तो क्या सीधी लड़ाई की तस्वीर आपको नजर आ रही है? ये थोड़ी देर पहले मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ईरान के पास उस बड़े हमले के ऑप्शंस हमने देखे थोड़ी देर पहले। लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूं कि मेरा ये मानना है कि ईरान जो है अभी इस समय इस वॉर को मिडिल ईस्ट में एस्केलेट नहीं करना चाहता। मैं आपको 2-3 वजह उसकी बताता हूं। पहली वजह उसकी ये है कि ईरान के जो जो इन्होंने इसराइल ने हमला करके ईरान को यह बता दिया कि इसराइल की जंग कहां तक है, और ईरान के हर किस्म का टारगेट उनके रेंज के अंदर है। तो अगर उन्होंने इसराइल पे मोटा हमला किया और इसराइल ने उसके बदले में उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, अगर मान लीजिए न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस नहीं भी हैं, तो ऑयल इंस्टॉलेशंस, इकोनॉमिक उनकी जो सेंटर्स हैं उन पे हमला करेगा, तो ईरान को बहुत परेशानी होगी। देखिए, वजह उसकी ये है कि ईरान जो है ऑलरेडी बहुत सारे सैंक्शंस के अंडर चल रहा है। इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है आज की तारीख में, और ऐसे समय में अगर उनकी इकोनॉमिक बेसिस पे या उनके जो इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं उन पे अगर हमला होगा तो उनको बहुत ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मेरा यह मानना है कि ईरान की ओर से बड़ा हमला इस समय नहीं होने की संभावना है। लेकिन इजराइल कर सकता हाँ, है। इसराइल बिल्कुल, इसराइल देखिए, इसराइल जरूर, इसराइल को अमेरिका को भी नहीं सुनते हैं वो। उन्होंने, आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा इसराइल के जो मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, जब अमेरिका ने कहा था कि हम असला बारूद देना बंद कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि हम हाथ से लड़ेंगे, नाखून से लड़ेंगे, लेकिन हम लड़ते रहेंगे जब तक हम चाहेंगे। लेकिन जब हम क्या चाहेंगे। क्या इन हमलों का असर 5 नवंबर के बाद कुछ बिल्कुल। पड़ेगा? हाँ सुमित, उसी की मैं वजह बता रहा हूं, क्योंकि अमेरिका में एक बहुत बड़ा इस्लामिक एंटी इजराइल वोट बैंक, मैं इस्लामिक भी नहीं कहूंगा, लेट अस नॉट गो इनटू रिलीजन, इस्लाम इजराइल के हमलों की खिलाफत करने वाला एक बहुत अच्छा बड़ा वोट बैंक है। और अगर इस समय कोई इजराइल की तरफ से, या इजराइल को वो बाध्य करते हैं ईरान वाले या कोई भी, कि वो एक बड़ा एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाए, तो उसका सीधा असर अमेरिका के इलेक्शंस के ऊपर पड़ने वाला है। तो शायद यही वजह है कि ईरान प्रयास शायद करे कि वो उस पर हमला डाले। देखिए, ईरान नहीं चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो उनकी जिस प्रकार की विचारधारा उन्होंने अभी तक व्यक्त करी है अपने ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन्स, तो वो कहीं ना कहीं प्रो इजरायली, वैसे तो अमेरिका में सारे प्रो इजरायली हैं, लेकिन वो ज्यादा उन्होंने इजराइल का समर्थन किया है। और नेतन्याहू चाहते हैं कि इलेक्शन का परिणाम ट्रंप के फेवर में जाए। तो इस समय ऐसी संभावना बन सकती है कि वो इजराइल को कोई गलत कदम उठाने पर बाध्य कर दें, जिससे कि वो जो एंटी इजराइल वोट बैंक है अमेरिका में, वो वोट बैंक पलट करके रिपब्लिकन की, डेमोक्रेट्स की तरफ जाए। और इस वजह से तो मुझे लगता है कि फिलहाल दोनों में से कोई भी 5 नवंबर तक तो मुझे हमला कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा।
हिजबुल्लाह के ऊपर लगातार कार्रवाई होती रहेगी। नहीं, लेकिन विनोद गाजा दत्ता में साहब कह रहे हैं कि 5 नवंबर से पहले ही हमला इसलिए होगा क्योंकि 5 नवंबर के बाद सरकार किसकी होगी, कौन आएगा, ये तय नहीं है। तो जो पहले हमला करेगा 5 नवंबर से पहले अभी की स्थिति में वो ज़्यादा मुफीद रहेगा। जी, हाँ, मेरे मेरे लिए सवाल है। जी, हाँ, तो मैं बता रहा था, देखिए उसका असर कहाँ पड़ रहा है, उसका असर इलेक्शन के परिणामों में पड़ने की संभावना है। तो इसलिए अमेरिका, इसीलिए आप देखेंगे कि अमेरिका के लीडर्स हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, रक्षा मंत्री वगैरह, वो घूम रहे हैं, बार बार मिडिल ईस्ट जा रहे हैं, कोई इजिप्ट जा रहे हैं, फिर जी। इजराइल आ रहे हैं। तो ये तमाम बातें इसको करने का प्रयास है अमेरिका की ओर से कि किसी भी प्रकार से मिडिल ईस्ट का जो युद्ध है वो इलेक्शंस तक एस्केलेट ना हो, यथास्थिति बनी रहे, ताकि जो वोटर्स हैं उनका विपरीत प्रभाव इलेक्शन के परिणाम पर ना पड़े। यही बिल्कुल वजह है इसी तो मुझे लग रहा है कि परिस्थिति को लेकर एक लाइन भी याद आ रही है सर। जी, अनुज माथुर साहब, इसी परिस्थिति को लेकर एक लाइन भी याद है कि सरहदों पर तनाव है, जरा पता करो चुनाव है क्या। तो चुनाव से रिलेट आपने किया और चुनाव के कारण ये तनाव है, तो क्या चुनाव के बाद ये तनाव खत्म हो जाएगा? लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, इजराइल का हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला। दक्षिण लेबनान में इजराइल लगातार हमला करता जा रहा है। दक्षिण लेबनान में इजराइल ने प्रचंड प्रहार किया है। तायरे के अल हाउस में हवाई हमला किया गया है। अल हाउस में इजराइल की भीषण बमबारी हुई है और ये तस्वीरें देखिए आप। बमबारी की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दक्षिण लेबनान में कितनी बड़ी तबाही इजराइल मचा रहा है। एक साथ कई इमारतें जमींदोज हो जाती हैं और सिर्फ ये धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। कई इमारतें आपको दिख रही होंगी, लेकिन ब्लास्ट होता है तो सब कुछ जमींदोज हो जाता है। अल हाउस में इजराइल की भीषण बीमारी। और इस बीच हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला। इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। हाइफा और मेट्रा में दागे हैं रॉकेट। इजराइल के 7 लोगों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह के हमलों में 7 मजदूरों की मौत हुई है। तो दोनों तरफ से वार हो रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला किया तो इजराइल पर भी हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। हाइफा और मेटुला में रॉकेट दागे हैं जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। इजरायली अफसरों ने बताया कि सीमावर्ती शहर मेटुला के पास एक सेब के बागीचे में काम कर रहे लोग गुरुवार की सुबह लेबनान से दागे गए रॉकेट की चपेट में आ गए। ये इजराइल में हालिया समय का सबसे बड़ा हमला है जिसमें 7 नागरिकों की जान गई है। 2 अलग अलग हमलों में 7 मौत हुई है। पहले मेटुला में हमला हुआ और उसके कुछ घंटों बाद हाइफा के किरियात अता के बाहर जैतून के बाग में 2 और लोग मारे गए। यहां पर भी हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट दागे हैं। हाइफा में रॉकेट गिरने से मरने वाले मौत मां बेटे की हुई है जो हमले का शिकार हुए हैं। इसके साथ ही उत्तरी इजराइल में लेबनान से हुए हमलों में मारे गए नागरिकों की संख्या 39 हो गई है। तो दोनों तरफ से कैजुअलिटीज हो रही हैं। सिविलियंस मारे भी जा रहे हैं। सिविलियंस जो मारे जा रहे हैं वो समझिए निर्दोष हैं। किसी माँ बेटी की मौत हो रही है, किसी का बेटा छिन जा रहा है। ये युद्ध की जो तस्वीर है वो भयावह तस्वीर नजर आती है। लेकिन इन सब के बीच सवाल विनोद दत्ता साहब, हिजबुल्लाह का जो नया चीफ बना है कासिम, क्या उसके बाद से आप ये देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह में एक नया जोश आ गया है कि इजराइल पर उसने हमला किया, नुकसान भी पहुंचा दिया, 7 नागरिकों की मौत हुई है और उसके बाद इजराइल भी दक्षिण लेबनान में लगातार हमला कर रहा है, कई ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है। ये सिलसिला वार पलटवार, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ जब नसरल्लाह मारा गया था तो लगा था कि अब हिजबुल्लाह खत्म हो गया, कमजोर पड़ गया। हाँ, देखिए, ये जो भी इस तरह की तंजीमें होती है एक विचारधारा के तहत काम करती हैं और इन्हें भी मालूम होता है कि आप ये देखिए कि जो दहशतगर्द होते हैं या इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इदारे हैं, इनको भी मालूम है कि इनकी जो एज है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि इसे मालूम है कि या तो उनका खात्मा कर दिया जाएगा या उनके अंदर भी इस तरह के मतलब इंट्रा कार्डर या इंटर कार्डर जो राइवलरी होती है उसका भी ये शिकार बनते हैं। तो यहाँ जो सक्सेशन की बात है, देखिए आपने देखा होगा हिजबुल्लाह का जो चीफ था वो काफी पावरफुल था और काफी सिक्योरिटी के तहत रह रहा था, लेकिन इजराइल को भी हम कम नहीं आंक सकते। और आप यकीन मानिए कि जिस तरह से इजराइल अपना अटैक कर रहा है वो सदर्न लेबनान को तो एक बफर जोन बना के रखेगा ही और ये जो लीडरशिप है इसको भी खत्म करेगा। आप ये देखिए शीर्ष के करीब 8 से 10 जो नेता है वो उनको खत्म किया जा चुका है। तो अगला उनका जो टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि कैसे लीडरशिप को खत्म किया जाए। आपने देखा हानिया को उन्होंने ईरान में खत्म किया गया। तो जैसे ही लीडरशिप वॉइड आता है
तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या तंजीमें हैं, उनमें सक्सेशन की रेस शुरू हो जाती है और उनका जो कोहेशन है वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल दरबदर हो जाता है। तो इजराइल का एम यही रहेगा कि कैसे उस चीफ को भी निशाना बनाया जाए, और रिपोर्टें ये भी आ रही हैं कि वो करीब 1 या 2 रातें ही एक जगह पे बिताता है, एंड ही इज ऑलवेज हॉपिंग एंड चेंजिंग हिज प्लेसेस, बिकॉज उसे मालूम है कि इजराइल की क्या कुव्वत है, क्या रिसोर्सेज है उसके पास और क्या रीच है उसके पास। लेकिन अनुज माथुर साहब, सवाल ये कि हमास चीफ हानिया जब मारा गया उसके बाद हमास ने ज़्यादा सर उठाने की कोशिश नहीं की। गजा लगभग लगभग इजराइल के कब्जे में है, लेकिन यहाँ हिजबुल्लाह चीफ मारा जाता है, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी आ जाता है, फिर नया चीफ आ जाता है और हिजबुल्लाह फिर से सर उठाकर पलटवार करता है। तो हिजबुल्लाह का इलाज क्या करेगा इजराइल? सुमित, देखिए, 2 बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। पहली बात तो यह है कि एक बहुत बड़ी चीज होती है, कभी भी जब भी हम वॉरफेयर का या किसी इस प्रकार की एक्टिविटी की बात करते हैं, तो लड़ाई में एक चीज कहलाती है कॉम्बैट, रेजिडुअल कॉम्बैट पोटेंशियल, कि आपके पास आगे युद्ध कर पाने के लिए क्या पोटेंशियल बचा हुआ है। तो गाजा का जो हमास है, हमास का रेजिडुअल कॉम्बैट पोटेंशियल इजराइल ने इस कदर कम कर दिया है कि वो चाहे भी तो सिर उठा नहीं सकते। गाजा पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। उनके जितने भी अधिकतर उनके हथियारों के गोदाम और जो उनके जखीरे थे वो समाप्त कर दिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि गाजा में जो हमस है, हमस का रेजिडुअल कॉम्बैट पोटेंशियल बहुत कम है, और कुछ भी होता रहे, कोई भी लीडर मरता रहे, इस्माइल हानिया मर गए और उसके आने वाले कई लोग, उनका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि उनको बर्बाद, यही चीज इजराइल लेबनान में कर रहा है। ये क्यों इजराइल लेबनान में कर रहा है? देखिए, न केवल उन्होंने टॉप लीडरशिप उनकी खराब करी है, बल्कि जो पेजर अटैक था, उस पेजर से मिडिल लेवल और इवन लोअर लेवल जो 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 लीडरशिप है, उसके ऊपर बहुत बड़ा आघात हुआ। उसकी 2 तरीके से आघात होता है। एक तो लोग मारे गए, दूसरा आपको कम्युनिकेशन इक्विपमेंट उठाने में खौफ हो गया है कि यार कौन सा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कब फट जाएगा। तो ये उन्होंने हिजबुल्लाह की बहुत बड़ी लीडरशिप की जो पूरी वो थी उसको खत्म किया है। तीसरी बात एक बताना चाहता हूं कि बेसिक डिफरेंस है हिजबुल्लाह में और हमास में। हमास जो है वो चारों तरफ इजराइल से घिरा हुआ है, मेडिटेरेनियन सी दूसरी तरफ है। तो हमास के जो जो रिप्लेनिशमेंट है या उनके पास उनके इक्विपमेंट जो उनको जो और हथियार गोला बारूद आ रहा है, वो इतनी आसानी से पहुंच नहीं सकता। जबकि हिजबुल्लाह 3 चीजें, बेटर ऑर्गेनाइज्ड, बेटर ट्रेन्ड और बेटर सूटेड, कि आपके पास सीरिया के थ्रू ईरान जो है उनकी लगातार उनके जखीरे जो कमी हो रही है उसको बढ़ाता जा रहा है। रॉकेट उन्होंने 30% कर दिए। तो ये एक थोड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है, और शायद यही वजह है कि वो हिजबुल्लाह थोड़ा हमला कर पा रहा है। लेकिन फिर मैं आपको सुमित बताऊंगा कि हमला करना एक बात है और हमले का असर होना दूसरी बात है। आपने 4 ड्रोन भेजे, वो नेतन्याहू के घर के चारों तरफ चक्कर काट के वापस आ गए, कोई असर नहीं हुआ। तो जब तक आपको डैमेज नहीं होगा उससे, तब तक उस हमले को मेरी तरफ मानने सफल नहीं हुआ। आप इजराइल के हमले देखें, हिजबुल्लाह के एक एक कम्युनिकेशन सेंटर पे, एक एक लॉजिस्टिक सेंटर पे, उनके रॉकेट्स के गोदाम पे, उनकी लीडरशिप पे एक्यूरेट हमले इंटेलिजेंस बेस्ड हो रहे हैं। जबकि 7 उन्होंने 8 ड्रोन भेजे, 4 मजदूर आपने मार दिए। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के हमलों का कोई बहुत बड़ा असर हो रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इजराइल के हमलों में और हिजबुल्लाह के रिटेलिएशन में। तो बहुत ज्यादा दोनों के अंदर, दोनों की ट्रेनिंग और दोनों की कैपेबिलिटी में। लेकिन सवाल अनुज माथुर साहब, तो क्या हमास की तरह हिजबुल्लाह भी आप मान रहे हैं कि ठीक है, आपने कहा कि इस तरह की एक विचारधारा होती है जो कभी खत्म नहीं होती, कभी मरती नहीं है, लेकिन उस विचारधारा को पालने पोसने वाला ईरान है, और उस ईरान पर अगर हमला होता है, डायरेक्ट अटैक होता है जो इजराइल कह रहा है, और उस अटैक के बाद ईरान रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा डायरेक्ट या प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के थ्रू, या फिर एक सरेंडर मोड में जाएगा कि ठीक है साहब, अब रहने देते हैं, अब यहीं खत्म करते हैं? देखिए सुमित, मैं आपको ये बताऊं, थोड़ी देर पहले मैंने ऑप्शंस डिस्कस किए थे। ईरान जो है वो सरेंडर मोड में नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर करेगा। लेकिन हम हिजबुल्लाह की बात करें, हिजबुल्लाह, देखिए, जो विचारधारा होती है उस विचारधारा को आप कभी खत्म नहीं कर सकते।
लेकिन जो विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जो मिलिट्री विंग्स होते हैं, उन मिलिट्री विंग्स को हम इस कदर उनकी काबिलियत को कमजोर कर सकते हैं कि वो आने वाले 10, 15, 20 सालों में अपना है। सर ना उठा सकें। तो वो मेरा मानना, जैसे कि आप अलकायदा देख लें, अलकायदा को अमेरिका खत्म नहीं कर पाया, लेकिन उनको इतना कमजोर कर दिया कि आज अलकायदा का आप देखें कहां पर उनका उनका ठीक है, उनका- इसी सवाल को ये- लेकर सर अनुज माथुर साहब, इसी सवाल को लेकर विनोद दत्ता साहब का भी क्लोजिंग कमेंट सर, 30 सेकंड। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मैंने भी पहले कहा था कि किसी विचारधारा को खत्म नहीं किया जा सकता। और खासकर देखिए, आप ये देखिए, ये तंजीमें जो है, कोई ना कोई देश इनको माली तौर पे, सामरिक तौर पे और इमोशनल तरीके से इनको सपोर्ट करता है और तभी ये लोग पनपते हैं। तो जिस तरह की इमदाद बाकी के देशों से आएगी, और आप देखिए जो नया वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरह से रिकास्ट हुआ है, उसपे यकीनन ये बताता है ठीक कि है। ये लोग अपने जो अटैक्स हैं, क्योंकि ईरान खुल के इजराइल के साथ काइनेटिक ऑपरेशंस पे नहीं जाएगा, ठीक वो इन ऑर्गेनाइजेशंस को और मजबूत करेगा और इजराइल को एंगेज करके रखेगा। यही मेरा मानना है। ठीक है सर। और यही मेरी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुज माथुर साहब, बहुत शुक्रिया विनोद दत्ता साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ज़रूर यकीनन यहाँ पर ये स्थिति बनती नजर आ रही है कि 5 नवंबर की एक तारीख, जो कि राष्ट्रपति चुनाव है अमेरिका में, और चुनाव से पहले 5 नवंबर से पहले क्या कोई बड़ा हमला होता है या फिर 5 नवंबर के बाद क्या कोई हालात में बदलाव होता है, ये देखना होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।